अध्याय 1। तकनीकी विश्लेषण का परिचय। टेक्निकल एनालिसिस। तकनीकी विश्लेषण वित्तीय बाजारों में मूल्य व्यवहार प्राइस बिहेवियर का अध्ययन है, जिसका उद्देश्य अगले मूल्य आंदोलन प्राइस मूवमेंट का पूर्वानुमान लगाना और उस पूर्वानुमान पर ठोस सटीक धनराशि के साथ व्यापार करना है। मूल्य व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना आपको बाजार की सोच यानी प्रमुख खिलाड़ियों के विचारों में झांकने का अवसर देता है और बेहतर व्यापारिक निर्णय लेने में मदद करता है। तकनीकी विश्लेषण बाजार की धारणा मार्केट सेंटिमेंट को पहचानने और मापने का प्रयास करता है, जिसे आशावादी तेजी या बुलिश, निराशावादी मंदी या बेरिश, या भविष्य के मूल्य को लेकर अनिश्चित रेंज बाउंड या साइडवेज ट्रेडिंग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तकनीकी विश्लेषक बनने के लिए आपको ये सीखना होगा कि अपने सुरक्षा मूल्य चार्ट सिक्योरिटी प्राइस चार्ट पर रेखाएं कैसे खींचें और अपने ब्रोकरेज के माध्यम से खरीदने और बेचने का आदेश देने का साहस विकसित करें। हर प्रकार की रेखा को एक सूचक इंडिकेटर कहा जाता है और इस पुस्तक में हर प्रमुख प्रकार के सूचक को शामिल किया गया है। आपको ये पता लगाना होगा कि रेखा सूचक तेजी या मंदी के दृष्टिकोण मूल्य बढ़ना या गिरना का प्रतिनिधित्व करता है या नहीं। कई रेखाओं सूचकों में एक उपयोगी अंतर्निहित खरीद और बिक्री संकेत बाय एंड सेल सिग्नल होता है, लेकिन उन पर चलना संभवतः आपके पूंजीगत जोखिम की भूख रिस्क एपेटाइट से मेल नहीं खाएगा। व्यवहार में आप रेखाएं खींचने और उनके तहत गणना मैथ करने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करेंगे। इसके अलावा आपके पास ये तय करने के लिए कई किताबें और वेबसाइटें उपलब्ध होंगी कि कौन सी रेखाएं खींचनी है। रेखाएं खींचना सीखना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन ट्रेड करना कठिन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तकनीकी आधारित खरीद बिक्री निर्णय यह नहीं बताते कि आपको कितना व्यापार करना चाहिए, कितनी देर तक व्यापार को बनाए रखना चाहिए, कितना जोखिम उठाना चाहिए, या यहां तक कि कितने जोखिम शामिल हैं। तकनीकी विश्लेषण की उत्पत्ति को समझना। टेक्निकल एनालिसिस। तकनीकी विश्लेषण कोई नया और क्षणिक आविष्कार नहीं है। कीमतों का अवलोकन करना और अन्य शोर को नजरअंदाज करना एक सदी से भी अधिक समय से विकसित हो रहा है। चार्ल्स डाउ, जो द वॉल स्ट्रीट जर्नल के संस्थापकों में से एक थे, ने 20वीं सदी की शुरुआत में यह देखा कि किसी सुरक्षा सिक्योरिटी की कीमत सभी शब्दजाल को काटते हुए वह एकमात्र ठोस जानकारी प्रदान करती है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, चाहे उस सुरक्षा के अन्य तथ्यों या लोगों की राय कुछ भी हो। यहाँ कुछ मूलभूत अवलोकन दिए गए हैं जो तकनीकी विश्लेषण के आधार माने जाते हैं और डाउ के साथ जुड़े हैं। सुरक्षा की कीमतें अधिकतर समय प्रवृत्तियों ट्रेंड्स में चलती हैं। इन प्रवृत्तियों को उन पैटर्न्स से पहचाना जा सकता है जिन्हें आप बार बार देखते हैं, जिसे मैं अध्याय 9 में कवर करता हूं, और समर्थन एवं प्रतिरोध प्रवृत्ति रेखाओं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस के माध्यम से देखें अध्याय 10। प्राथमिक प्रवृत्तियां प्राइमरी ट्रेंड्स जो महीनों या वर्षों तक चलती है, माध्यमिक आंदोलनों सेकेंडरी मूवमेंट्स जो हफ्तों या महीनों तक चलती है द्वारा बाधित होती है, जो प्राथमिक प्रवृत्ति की विपरीत दिशा में होती है। माध्यमिक प्रवृत्तियों को आज पुनरावर्तन रिट्रेसमेंट्स कहा जाता है और व्यापारी के रूप में इन्हें संभालना बहुत कठिन होता है। पुनरावर्तन के बारे में अधिक जानकारी के लिए अध्याय 2 देखें। प्रवृत्तियां तब तक बनी रहती हैं जब तक कोई बड़ा घटना उन्हें रोकने के लिए नहीं आती। ये विचार डाउ सिद्धांत डाउ थियरी का हिस्सा है। हालांकि चार्ल्स डाउ ने स्वयं इसे कभी इस नाम से नहीं पुकारा, और कई विचार जो आज डाउ सिद्धांत कहे जाते हैं, उन्हें जानकर डाउ आश्चर्यचकित हो सकते थे। डाउ सिद्धांत वाक्यांश की एक इंटरनेट खोज 23 मिलियन हिट्स दिखाती है। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि व्यापारी तकनीकी विचारों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक संचार और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के आगमन से बहुत पहले से कर रहे थे। तकनीकी विश्लेषण कोई अस्थायी या क्षणभंगुर प्रवृत्ति नहीं है। डाउ सिद्धांत पर आधारित रॉबर्ट डी एडवर्ड्स और जॉन मैगी ने टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक ट्रेंड्स सेंट लूसी प्रेस पुस्तक लिखी, जो तकनीकी विश्लेषण शब्द का उपयोग शीर्षक में करने वाली पहली प्रमुख पुस्तक थी। यह 1948 में प्रकाशित हुई और तब से प्रिंट में बनी हुई है। एडवर्ड्स और मैगी ने डाउ के अवलोकनों का विस्तार किया और तकनीकी विश्लेषण के कई मूलभूत विचारों जैसे समर्थन और प्रतिरोध सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट्स, पुनरावर्तन रिट्रेसमेंट्स, कई पैटर्न्स और अन्य चीजों को शामिल किया। एडवर्ड्स और मैगी ने यह भी देखा कि प्राथमिक ऊपर की ओर आंदोलन प्राइमरी यूपी मूव के बाद एक हल्का माध्यमिक पुलबैक सेकेंडरी पुलबैक और फिर एक और ऊपर की ओर आंदोलन होता है।
तकनीकी विश्लेषण में इस संरचना को आप बार बार देखेंगे। एडवर्ड्स और मैगी ने पहली बार ऐसे उपकरण पेश किए जो आज भी उपयोग में हैं, इन पैटर्न्स का मूल्यांकन करने और उन्हें लाभदायक तरीके से व्यापार करने के लिए। डाउ के समय और एडवर्ड्स और मैगी के समय से क्या अलग है? डाउ के समय और एडवर्ड्स और मैगी के समय से जो बात अलग है वह है कंप्यूटरों का आगमन। इसने रेखाएं खींचने और सूचक इंडिकेटर्स की गणना को कागज और रंगीन पेंसिलों से हटाकर स्क्रीन और कसर तक पहुंचा दिया। डाउ के समय से एक और बात जो अलग है वह है वैज्ञानिक पद्धति साइंटिफिक मेथड का दैनिक जीवन में लगातार प्रवेश। पिछली सदी की शुरुआत में वैज्ञानिक पद्धति केवल वैज्ञानिकों तक ही सीमित थी। सामान्य लोग किसी बीमारी के लिए अपनी दादी के भरोसेमंद घरेलू उपचार को अपनाते थे क्योंकि उनकी दादी उसे सही मानती थी। आज औसत व्यक्ति यह जानना चाहता है कि क्या उस उपचार का वैज्ञानिक परीक्षण किया गया है, वो भी डबल ब्लाइंड परीक्षणों डबल ब्लाइंड टेस्ट्स में, और क्या परिणाम सहकर्मी समीक्षा पीयर रिव्यूड के अधीन थे। तकनीकी विश्लेषण में तुलनीय विकास ये है कि बाजार की कीमतों और वॉल्यूम के बारे में किसी अवलोकन ऑब्जर्वेशन को लिया जाए और यह परीक्षण किया जाए कि कितने प्रतिशत समय वो अवलोकन सही निष्कर्ष पर पहुंचता है। आरंभ करने के लिए परिचय। यह अध्याय इस पुस्तक का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करता है और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं इसे इस पुस्तक और तकनीकी विश्लेषण की दुनिया में आपका प्रवेश द्वार माने। विज्ञान की ओर कदम बढ़ाना। चार्ट पर रेखाएं खींचने को किसी भी अर्थ में वैज्ञानिक मानना कठिन हो सकता है, लेकिन यह वैज्ञानिक पद्धति साइंटिफिक मेथड ही है जिसके माध्यम से वैज्ञानिक भौतिक दुनिया में परिणामों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। इसी वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से आप वित्तीय बाजारों में मूल्य परिणामों प्राइस आउटकम्स का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। सिक्योरिटीज की कीमतों का तकनीकी विश्लेषण वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करता है क्योंकि इसमें विषय का व्यवस्थित अवलोकन सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन किया जाता है। मानकीकृत मापन विधियों स्टैंडर्ड मेजरमेंट मेथड्स का उपयोग कर परिकल्पना हाइपोथेसिस बनाई जाती है और फिर सिद्धांत को मान्य करने के लिए उस परिकल्पना का कई बार परीक्षण किया जाता है। लेकिन एक समस्या है। कठोर विज्ञान हार्ड साइंस जैसे तरल गतिकी फ्लूइड डायनामिक्स में जिस चीज का अवलोकन और मापन किया जा रहा है वह एक ठोस वस्तु है जैसे पानी, लेकिन तकनीकी विश्लेषण में जिसे मापा जा रहा है वो ठोस नहीं है, वो बाजार की धारणा मार्केट सेंटिमेंट है जो मनुष्यों द्वारा उत्पन्न होती है। मनुष्यों में भौतिक वस्तुओं की तुलना में कहीं अधिक विविधता होती है। इसके बावजूद मानव विविधता को ध्यान में रखते हुए बाजार की धारणा अक्सर दोहराव और अनुमानित तरीकों से चलती है। तकनीकी विश्लेषण आपको ये पहचानने के उपकरण प्रदान करता है कि किसी भी समय बाजार किस प्रकार की धारणा प्रदर्शित कर रहा है। सांख्यिकी और संभावना का महत्व। आज के तकनीकी विश्लेषण में सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स और संभावना प्रोबेबिलिटी की एक व्यापक समझ और प्रशंसा है और इसलिए पूर्वानुमान के मूल्य और सीमाओं को समझा जाता है। संभावना का सिद्धांत थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी 16वीं और 17वीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ, लेकिन यह मुख्यतः खेलों के परिणाम और उन पर दांव लगाने के सर्वोत्तम तरीकों से संबंधित था। 1920 और 1930 के दशक तक सांख्यिकी और संभावना आम जनता के मुख्यधारा में नहीं आई। आज यहां तक कि सामान्य लोग भी अपने डॉक्टरों से स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न संभावना की शर्तों में पूछते हैं, जैसे कितने प्रतिशत छोटे बच्चों के बिना खसरा टीकाकरण मीजल्स वैक्सीनेशन के होने पर पूरी कक्षा को खसरे के प्रकोप का जोखिम हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। इस पुस्तक में अनुमान और भविष्यवाणी का उपयोग। इस पुस्तक में मैं अत्यधिक संभावना हाईली लाइकली और भविष्यवाणी फोरकास्ट जैसे शब्दों का उपयोग करता हूं। उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि तकनीकी विश्लेषक रेखाओं और सूचकों इंडिकेटर्स का उपयोग मूल्य चालों प्राइस मूव्स को पहचानने के लिए करते हैं जो आने वाले मूल्य परिवर्तनों का एक भरोसेमंद अनुमान प्रदान करते हैं। भविष्यवाणी का डर। भविष्यवाणी शब्द सुनकर हर कोई थोड़ा असहज महसूस करता है क्योंकि हर किसी ने बहुत खराब भविष्यवाणियों की कहानियां सुनी है। इतिहास इनसे भरा हुआ है, जैसे कि 1929 में एक शीर्ष अर्थशास्त्री का ये कहना कि शेयर बाजार बेहद अच्छी स्थिति में है, ठीक उससे पहले जब बाजार धराशायी हो गया। लेकिन इससे गुमराह न हो, भले ही यह शब्द नकारात्मक धारणाओं से भरा हो, लेकिन हर कोई हर समय भविष्यवाणियां करता है। लोग इसे भविष्यवाणी के रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है। आप प्रतिदिन कई बार भविष्यवाणी करते हैं। उदाहरण के लिए
आप एक यात्रा मार्ग दूसरे मार्ग के ऊपर चुनते हैं क्योंकि आप अनुमान लगाते हैं कि यह समय या परेशानी बचाएगा। एक बड़े स्तर पर, जब आप किसी नए शहर में जाते हैं, नई नौकरी लेते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं या घर खरीदते हैं, तो आप परिणाम के बारे में एक भविष्यवाणी कर रहे होते हैं। हर जीवन निर्णय एक भविष्यवाणी है, एक दांव जो लगभग हमेशा अधूरी या छिपी हुई जानकारी पर आधारित होता है। तकनीकी विश्लेषण में अनुमान का महत्व। तकनीकी विश्लेषण भी अनुमान लगाता है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास मदद के लिए डेटा के कई स्वरूप होंगे, और इस पुस्तक में मैं उन सभी को लगभग विस्तार से समझाता हूं। तकनीकी विश्लेषण के शब्दावली का परिचय। तकनीकी विश्लेषण से जुड़ी अधिकांश शब्दावली जो आपको जाननी चाहिए, आपने अपनी स्कूली शिक्षा में सीखी होगी। यहां कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की सूची दी गई है। चार्ट। तकनीकी विश्लेषण का कार्यक्षेत्र एक चार्ट है। आमतौर पर चार्ट में क्षैतिज अक्ष हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर समय और ऊर्ध्वाधर अक्ष वर्टिकल एक्सिस पर कीमत दिखाई जाती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ चार्ट अलग तरीके से बनाए जाते हैं, जैसा कि अध्याय 15 में बताया गया है। बार चार्ट पर मूल्य जानकारी कई अलग अलग स्वरूपों में प्रस्तुत की जाती है। आमतौर पर प्रत्येक अवधि पीरियड का मूल्य एक मानक बार के रूप में दिखाया जाता है, जिसमें मूल्य का खुलना ओपन, उच्चतम हाई, निम्नतम लो और समापन क्लोज शामिल होता है। बास के बारे में अधिक जानकारी के लिए अध्याय 6 देखें। बास की एक श्रृंखला का उपयोग अकेले पैटर्न का पता लगाने के लिए किया जा सकता है, जो ये प्रकट करता है कि बाजार के प्रतिभागी उस सुरक्षा के बारे में कैसा महसूस करते हैं और इसलिए मूल्य के साथ आगे क्या हो सकता है। अध्याय 7, 8 और 9 बताते हैं कि तकनीकी विश्लेषक बास का उपयोग करके मूल्य की भविष्यवाणी कैसे करते हैं। कैंडलस्टिक्स बार के समान जानकारी दिखाने का एक और तरीका कैंडलस्टिक बार है। अध्याय 8 देखें। रेखाएं लाइंस। चार्ट पर रेखाएं खींचने से भविष्य के मूल्यों का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, आप मूल्य के निम्न बिंदुओं की एक श्रृंखला को जोड़ते हुए एक रेखा खींच सकते हैं और इसे समर्थन सपोर्ट नाम दे सकते हैं, जिसका अर्थ है कि आप उम्मीद करते हैं कि इस सुरक्षा में व्यापारी अगले निम्न स्तर को खरीदारी के अवसर के रूप में देखेंगे, जिससे कीमत फिर से बढ़ेगी। अध्याय 10 और 11 में इसका विवरण दिया गया है। संकेतक इंडिकेटर्स। आप मूल्य डेटा में जानकारी को सुधारने के लिए अंकगणितीय हेरफेर अरिथमेटिक मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, जिससे संकेतक इंडिकेटर्स तैयार किए जा सके। संकेतक विभिन्न आकारों और प्रकारों में आते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एक मूल्य चार्ट देखते हैं जहां मूल्य काफी ऊपर नीचे होता रहता है। आपको ये समझ में नहीं आता कि इसे खरीदना चाहिए या किस मूल्य पर। अब पिछले 20 दिनों के समापन मूल्य क्लोजिंग प्राइस का औसत लें ताकि मूल्य की उथल पुथल को कम किया जा सके। क्या औसत की वह रेखा ऊपर या नीचे जा रही है? वाह! आपने एक संभावित व्यापार योग्य रुझान ट्रेडेबल ट्रेंड की पहचान कर ली हो सकती है। इस पुस्तक के अध्याय 12, 13 और 14 में मैं विभिन्न प्रकार के संकेतकों का वर्णन करता हूं। खरीद कर रखना दृष्टिकोण गलत है। बाय एंड होल्ड इज बंक। आप सोच सकते हैं कि सक्रिय व्यापार एक्टिव ट्रेडिंग करना बहुत मेहनत का काम है और इसमें समय लगाना बहुत अनिश्चित है। क्यों ना खरीद कर रखना बाय एंड होल्ड दृष्टिकोण अपनाएं। खरीद कर रखना का मतलब है कि अधिकांश इक्विटीज को लंबे समय तक बिना छेड़छाड़ किए पोर्टफोलियो में रखा जाए। ये दृष्टिकोण कहता है कि वे समग्र अर्थव्यवस्था के साथ साथ बढ़ेंगी, जिससे लेन देन लागत और करों से बचा जा सकेगा। साथ ही ये सोचने का सवाल है कि आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कोई सुरक्षा सिक्योरिटी अधिक मूल्यवान है या कम। खरीद कर रखना पर अविश्वास करने के कारण। खरीद कर रखना पर भरोसा न करने का एक कारण ये है कि वास्तव में बहुत लंबे समय में रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं होते। 1950 से 2018 तक स्टॉक्स ने वार्षिक 11.1% रिटर्न दिया। बॉन्ड्स ने 5.8% रिटर्न दिया। यदि आपका पोर्टफोलियो 50/50 के अनुपात में स्टॉक्स और बॉन्ड्स का था, तो औसत रिटर्न 8.8% रहा। पिछले 30 वर्षों में S&P 500 का औसत रिटर्न केवल लगभग 8% था। उच्च रिटर्न पाने के लिए आपको उन समयों में निवेश करना पड़ता जब बाजार बुल मार्केट में होता। बुल और बेयर मार्केट की गिनती।
1927 से 2018 तक 25 बुल मार्केट औसतन प्रत्येक 3 वर्षों तक चला और औसत रिटर्न 127.36% था। 25 बेयर मार्केट 20% या उससे अधिक की गिरावट आई। समय का महत्व। सही समय पर बाजार में प्रवेश किए बिना खरीद कर रखना दृष्टिकोण पूंजी अर्जित करने का एक प्रलेखित मार्ग है, लेकिन गलत समय पर यह विनाशकारी हो सकता है। विचार करने योग्य उदाहरण। यदि आपने 1929 की दुर्घटना क्रैश से ठीक पहले मूल्य के चरम पर अमेरिकी स्टॉक्स खरीदे होते, तो अपनी प्रारंभिक पूंजी वापस पाने में आपको 20 से अधिक वर्ष लग जाते। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 14 बार 20% से अधिक गिरा। जनवरी 2000 से अक्टूबर 2002 तक S&P 500 50% गिरा। यदि आपने S&P 500 के सभी स्टॉक्स खरीदे होते और पूरे समय उन्हें रखा होता, तो नुकसान से उबरना बेहद कठिन होता। अवधि। आपने अपनी पूंजी का 50% खो दिया। इसका अर्थ है कि अपनी शेष पूंजी को पुनः अपनी प्रारंभिक राशि तक पहुंचाने के लिए आपको 100% लाभ अर्जित करना होगा। सोचें, कितनी बार कोई निवेशक 100% का रिटर्न प्राप्त करता है। 2018 की मंदी के दौरान S&P 6.2% और डॉव 5.6% गिरा, जो एक दशक का सबसे खराब प्रदर्शन था, और ये तब हुआ जब उस दशक में सबसे अधिक आर्थिक वृद्धि दर्ज की गई। खरीद कर रखने की रणनीति का तथ्यात्मक पहलू। खरीद कर रखने बाय एंड होल्ड रणनीति के लिए सही समय पर प्रवेश एंट्री की आवश्यकता होती है। कुशल बाजार परिकल्पना एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। ये धारणा कि सारी जानकारी पहले से ही कीमत में समाहित है, गलत है। इसे कुशल बाजार परिकल्पना कहा जाता है। यदि बाजार वास्तव में कुशल होते, तो बुलबुले बबल्स और दुर्घटनाएं क्रैशेस नहीं होती, लेकिन वे बार बार होती है। व्यवहारिक अर्थशास्त्रियों ने पाया है कि बाजार की कीमतें कई मानसिक पूर्वाग्रहों बायस से प्रभावित होती हैं, जैसे अति आत्मविश्वास, इच्छापूर्ण सोच और जानकारी का अस्पष्ट मूल्यांकन। क्या समय निर्धारण से बाजार को हराया जा सकता है? हाँ। टाइमर डाइजेस्ट ने पिछले 35 वर्षों में सोना, बॉन्ड और इक्विटी बाजार में समय निर्धारण करने वाले व्यापारियों को ट्रैक किया है। 2018 में S&P डिविडेंड्स के बिना 6.24% गिरा। शीर्ष 10 व्यापारियों ने 12.86% से 40.32% तक रिटर्न अर्जित किया। पिछले 10 वर्षों में S&P ने 177% का संचयी रिटर्न दिया। शीर्ष व्यापारियों ने 249% रिटर्न अर्जित किया। ये व्यापारी एक बार की किस्मत पर निर्भर नहीं है, इनके नाम बार बार सामने आते हैं। तकनीकी विश्लेषण और व्यापार। तकनीकी विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य व्यापार से लाभ कमाना है, न कि किसी सुरक्षा को बचत साधन के रूप में देखना। खरीद कर रखने में निवेशक शायद ही कभी बेचते हैं और अक्सर भारी नुकसान का सामना करते हैं। तकनीकी व्यापार में बेचना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खरीदना। चार्ट और तकनीकी निर्णय। तकनीकी विश्लेषण में व्यापार निर्णय चार्ट द्वारा निर्धारित होता है, न कि सुरक्षा के मूलभूत पहलुओं फंडामेंटल्स द्वारा। आय, प्रबंधन शैली, नई खोजों या किसी अन्य गुणात्मक पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती। वस्तुओं कमोडिटीज में ब्राजील के मौसम या दुर्लभ धातुओं की चीनी मांग की अनदेखी की जा सकती है। विदेशी मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज में मुद्रास्फीति, जीडीपी और केंद्रीय बैंक मार्गदर्शन को नजरअंदाज किया जा सकता है। मूलभूत और तकनीकी विश्लेषण का संयोजन। कई तकनीकी विश्लेषक मूलभूत डेटा का उपयोग करते हैं, जैसे आय, लाभांश और बिक्री का पूर्वानुमान। वे चुनिंदा प्रतिभूतियों पर तकनीकी विश्लेषण लागू करते हैं। पूर्वानुमान, लाभांश आदि जैसे बुनियादी पहलुओं का उपयोग करके और फिर शेष बची हुई कुछ चुनिंदा प्रतिभूतियों पर तकनीकी विश्लेषण लागू किया जा सकता है। मूलभूत विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण दुश्मन नहीं है। दोनों का संयोजन किया जा सकता है ताकि एक दूसरे को समर्थन दिया जा सके। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये पहचानना कि कौन तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करता है। व्यापारी और निवेशक दोनों तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं, तो व्यापारी और निवेशक में क्या अंतर है?
अधिकांश लोग मानते हैं कि व्यापारी वह होता है जो सिक्योरिटीज को बहुत कम समय के लिए, 1 मिनट से लेकर 1 साल तक रखता है। एक निवेशक वह होता है जो सिक्योरिटीज को कई महीनों से लेकर हमेशा के लिए रखता है। आप एक निवेशक को वो व्यक्ति भी मान सकते हैं जो लाभांश या बॉन्ड कूपन भुगतान से आय प्राप्त करने की कोशिश करता है। असल में व्यापारी और निवेशक के बीच की रेखा करों के उद्देश्य के अलावा स्थिर नहीं होती। इस भ्रम में न फंसे कि व्यापारी एक जोखिमी सट्टेबाज होता है जबकि निवेशक एक आदर्श व्यक्ति होता है जो सुंदर कपड़े पहनता है। इस पुस्तक में मैं शब्द व्यापारी का उपयोग करता हूं, लेकिन इससे विचलित न हो। लोग जो खुद को निवेशक मानते हैं वे भी तकनीकी विधियों का उपयोग करते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तकनीकी विधियों का उपयोग किसी भी निवेशकाल के लिए किया जा सकता है। आप लंबी अवधि में भी तकनीकी विधियों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ब्लू विडगेट स्टॉक के विशेषज्ञ हैं, तो आप तकनीकी विश्लेषण का उपयोग कर सकते हैं जब कीमत अपेक्षाकृत कम हो, तो कुछ लाभ ले सकते हैं जब कीमत अपेक्षाकृत उच्च हो, और जब कीमत बहुत गिर जाए जिसे आप सहन नहीं कर सकते, तो उसे बेच सकते हैं और फिर से तब खरीद सकते हैं जब वह निचले स्तर पर हो। तकनीकी विश्लेषण इन सभी स्थितियों की पहचान करने के लिए उपकरण प्रदान करता है। आप तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके अपने पूंजी को विभिन्न सिक्योरिटीज के बीच घुमा सकते हैं और अधिक पूंजी उन सिक्योरिटीज में आवंटित कर सकते हैं जो सबसे अधिक लाभ दे रही हैं या जिनमें सबसे कम जोखिम है। दूसरी ओर, आप तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करके एक उच्च प्रभावी व्यापार की पहचान कर सकते हैं और 1 घंटे के भीतर खरीद और बिक्री को निष्पादित कर सकते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। याद रखना, ट्रेंड आपका दोस्त है। आप अधिकांश चार्ट्स को देखकर ये देख सकते हैं कि सिक्योरिटीज की कीमतें ट्रेंड्स में चलती हैं और ट्रेंड्स अक्सर लंबे समय तक बनी रहती हैं। इस पर राय अलग अलग हो सकती है कि कोई विशिष्ट सिक्योरिटी कितने समय तक ट्रेंडिंग मोड में रहती है। ये 20% हो सकता है या 80% भी। एक ट्रेंड एक स्पष्ट दिशात्मक झुकाव है जो मूल्य में होता है, ऊपर, नीचे या समतल। बहुत से लोग समतल को एक ट्रेंड नहीं मानते, बल्कि इसे ऊपर या नीचे की दिशा से एक विचलन मानते हैं। फिर भी यह उपयोगी हो सकता है कि आप समतल को एक ट्रेंड मानें, क्योंकि जब आप समय सीमा को चौड़ा करते हैं ताकि अधिक समय शामिल हो सके, तो आप अक्सर देखेंगे कि एक समतल हलचल एक दिशा से दूसरी दिशा में संक्रमण चरण होती है, जो अक्सर एक अचानक ब्रेकआउट पर होती है, जब आप दिशा में बदलाव का पूर्वानुमान कर सकते हैं, भले ही आप यह नहीं जानते कि वो किस दिशा में होगा, तो आपको एक बढ़त मिलती है। सफल व्यापार का रहस्य यह है कि आप कम कीमत पर खरीदें और उच्च कीमत पर बेचें। चार्ट में निम्नतम और उच्चतम मूल्य दिखते हैं और आपका चार्टिंग कार्य ये दिखाना चाहिए कि अगली बार आप कहां कम कीमत पर खरीद सकते हैं और उच्च कीमत पर बेच सकते हैं। इन अनुभागों में मैं एक मॉडल दिखाऊंगा जो ट्रेंडेडनेस की पहचान करने के लिए है और कैसे तकनीकी विश्लेषक इस मॉडल का उपयोग करके पैसा कमाते हैं। अपना मार्ग चार्टिंग करना। मूलभूत स्तर पर आपका लक्ष्य एक तकनीकी व्यापारी के रूप में यह है कि आप तब तक हाथों में बैठे जब तक सिक्योरिटी गिर रही है और उलटने बिंदु की पहचान करने के लिए प्रतीक्षा करें। यह वह जगह है जहां आप खरीद सकते हैं जो वृत्त में दिखाया गया है, जितनी जल्दी हो सके। चित्र 1-1 एक अच्छे उदाहरण के रूप में है कि किस प्रकार के चार्ट के साथ आप अपना अधिकांश समय बिताएंगे। दुर्भाग्य से अधिकांश चार्ट इतने स्पष्ट नहीं होते कि वे सही व्यापार निर्णय को दर्शाते हैं, जैसा कि इस उदाहरण में है। ट्रेंडनेस बनाम ट्रेंडेडनेस। जब हम कहते हैं कि कुछ एक ट्रेंड पर है, तो इसका मतलब है कि वह एक विशिष्ट दिशा में बढ़ रहा है और उस दिशा में जारी रहने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। जैसे कि ट्विटर और फेसबुक का उपयोग एक ट्रेंड है। ट्रेंडनेस और ट्रेंडेडनेस में क्या अंतर है? ट्रेंडनेस एक फैशन या ट्रेंड को सूचित करता है जो जल्द ही समाप्त हो सकता है, जैसे कि पतली जीन्स। ट्रेंडेडनेस एक मापनीय दिशा निर्देशात्मक प्रवृत्ति को सूचित करता है। यह एक गंभीर शब्द है जो एक गंभीर और स्थायी घटना को दर्शाता है। पतली जीन्स शायद 30 साल बाद फैशन में नहीं होगी, लेकिन सोशल मीडिया शायद तब भी मौजूद रहेगा और सिक्योरिटी चार्ट्स अभी भी मूल्य ट्रेंडेडनेस प्रदर्शित करेंगे। क्वांट बनने की प्रक्रिया। आपको तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करने के लिए किसी भी गणित को जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर शब्द एल्गोरिथम सुनकर आपको घबराहट होती है, तो डरने की जरूरत नहीं है। ये जानना काफी है कि बड़े और छोटे, ऊपर और नीचे, काले और सफेद में अंतर क्या है।
गणित एक संक्षिप्त तरीका है जिसके द्वारा गैर गणितज्ञ मेरे सहित वही बातें शब्दों में व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूं, कीमत पहले से तेजी से ऊपर बढ़ रही है। गणितज्ञ उस ऊपर की बढ़त की सही माप गणितीय शर्तों में करता है, जैसे कि मोमेंटम। वह आज की कीमत को पिछले दिनों की कीमत से गुणा करके विभाजित करता है और उसे 5 दिनों तक करता है और एक मोमेंटम इंडिकेटर प्राप्त करता है जो हर दिन एक उच्च संख्या प्रदर्शित करता है। बस क्योंकि गणितज्ञ के पास एक संख्या है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसका व्यापार निर्णय आपके बिना उस संख्या के बेहतर है। कीमत की घटना का अवलोकन वैसे ही वैध है, चाहे आप इसे किसी भी तरीके से व्यक्त करें। आप अपने चार्टिंग प्रोग्राम, ब्रोकर प्लेटफॉर्म या वेबसाइट से उन इंडिकेटर्स का उपयोग कर सकते हैं जिन्हें आप चार्ट पर डाल सकते हैं, बिना ये जाने या परवाह किए बिना कि इंडिकेटर के पीछे का गणित क्या है। तकनीकी विश्लेषण के छात्र के रूप में आपका काम यह नहीं है कि आप बिल्कुल ये जानें कि एक इंडिकेटर गणितीय रूप से कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आपका काम ये जानना है कि इंडिकेटर क्या दिखा रहा है और वह आपको किस निर्णय की सलाह दे रहा है। गणित का काम आपके लिए करने वाले एक उपयोगकर्ता मित्र प्रोग्राम को खोजने के बारे में चिंता न करें। 20 साल पहले डेटा और सॉफ्टवेयर दोनों बहुत महंगे थे। अब ये सामान्य हो गए हैं। फ्री चार्टिंग सॉफ्टवेयर की वेब सर्च करें और आपको 4 मिलियन से अधिक हिट्स मिलेंगे, जिसमें प्रोग्रामों की समीक्षाएं भी शामिल हैं। समय सीमा का चयन करना। आपको तुरंत समय सीमा का चयन करने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल, जल्दी मत कीजिए। हो सकता है कि आप खुद को एक संवेदनशील व्यक्ति मानते हो जो कभी भी उन फ्लिबर्टी गिवे डेज ट्रेडर्स में शामिल नहीं होना चाहेगा, लेकिन तथ्य यह है कि डेज ट्रेडिंग एक जोखिम प्रतिकूल व्यापार शैली है जब सही तरीके से की जाती है, और जीवन के समय रेखा पर आपकी स्थिति भी महत्वपूर्ण हो सकती है। जब आपके पास एक दिन की नौकरी है तो आप डेज ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लेकिन जब आप रिटायर हो चुके होते हैं या अस्थायी रूप से बेरोजगार होते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। मुझे एक ऑटो कंपनी के अध्यक्ष, हाँ, राष्ट्रपति के बारे में पता है जिन्होंने एक कठिन समय यानी बेरोजगारी के दौरान डेज ट्रेडिंग के द्वारा कामयाबी पाई। समय सीमा का चयन करने के बारे में आपके निर्णय को जटिल बनाना एक अजीब और अद्भुत पहलू है, जिसे बाजार की कीमतों के फ्रैक्टल गुणधर्म कहा जाता है। फ्रैक्टल का मतलब है कि 1 घंटे की समय सीमा पर एक सिक्योरिटी का मूल्य चार्ट एक 4 घंटे की समय सीमा या दैनिक समय सीमा या यहां तक कि साप्ताहिक समय सीमा पर कीमत के चार्ट से अलग नहीं किया जा सकता है। यदि चार्ट के नीचे की क्षैतिज एक्स एक्सिस पर इसकी अवधि को चिन्हित नहीं किया गया है, तो आप इसे किसी भी इंडिकेटर का उपयोग करके विश्लेषण कर सकते हैं और वही परिणाम प्राप्त कर सकते हैं जो आपको किसी अन्य समय सीमा पर मिलता। तकनीकी विश्लेषण की सीमा को देखना। तकनीकी विश्लेषण कीमतों पर केंद्रित होता है और अक्सर साथ में वॉल्यूम का भी विश्लेषण करता है। कीमतों का विश्लेषण कई रूपों में किया जा सकता है, हाथ से चार्ट पर रेखाएं खींचने से लेकर उच्च शक्ति वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके संभावित मार्गों में से सबसे संभावित मार्ग की गणना करने तक। तकनीकी विश्लेषण को कभी कभी अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि चार्टिंग, मार्केट टाइमिंग और ट्रेंड फॉलोइंग। प्रेस, जनता और यहां तक कि तकनीकी विश्लेषण लेखकों द्वारा इन शब्दों का परस्पर उपयोग किया जाता है। सभी तकनीकी विश्लेषण विधियां व्यापक रूप से गणनात्मक विश्लेषण के तहत आती हैं, ताकि इसे मूलभूत विश्लेषण से अलग किया जा सके। जब आप इस पुस्तक में और कहीं और इन शब्दों को देखें, तो एक सख्त व्याख्या को लेकर परेशान न हो और किसी तकनीकी विचार को इसलिए न स्वीकारें या न नकारें क्योंकि उसका कोई विशिष्ट लेबल है। आप 10 तकनीकी ट्रेडर्स को एक कमरे में डाल सकते हैं और हर एक से प्रत्येक शब्द की 10 परिभाषाएं प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित खंडों में मैंने इन शब्दों और उनके सूक्ष्म अर्थों की व्याख्या की है। चार्टिंग। चार्टिंग शायद तकनीकी विश्लेषण के लिए सबसे पुराना सामान्य शब्द है। मैं चार्टिंग तकनीकों को भाग 3 और 4 में कवर करता हूं। चार्टिंग का मतलब है आपूर्ति और मांग को पढ़ना। बाज और पैटर्न में कुछ तकनीकी विश्लेषक चार्टिंग शब्द को खारिज करते हैं क्योंकि यह रंगीन पेंसिल और रूलर के दिनों की याद दिलाता है। वे चार्टिंग को व्यक्तिपरक मानते हैं, जबकि सांख्यिकी आधारित संकेतक, जो मैं भाग 5 में कवर करता हूं, को वे वस्तुनिष्ठ मानते हैं। लेकिन बहुत से ट्रेडर्स दशकों से विकसित चार्टिंग रिवाजों का उपयोग करते हैं क्योंकि ये काम करते हैं। बाजार समय निर्धारण। बाजार समय निर्धारण एक और शब्द है जिसका उपयोग तकनीकी विश्लेषण के स्थान पर किया जाता है। सभी तकनीकी ट्रेडिंग समय निर्धारण से संबंधित होती है, लेकिन ये शब्द सांख्यिकीय विश्लेषण को संदर्भित करता है जो एकल चार्ट से परे जाता है। इसमें कई तकनीकें शामिल हैं,
जैसे कि सेंटिमेंट संकेतक और कैलेंडर प्रभाव, जिन्हें बहुत से स्वघोषित चार्टिस्ट ये कहते हैं कि ये चार्टिंग नहीं है, और कम से कम कुछ तकनीकी विश्लेषक ये कहते हैं कि ये तकनीकी विश्लेषण नहीं है। मैं इन और अन्य उपकरणों को अध्याय 3 में कवर करता हूं। ट्रेंड फॉलोइंग। जब आप किसी भी चार्ट को देखते हैं तो पहला सवाल ये होता है, क्या कीमत ट्रेंड हो रही है? क्योंकि ट्रेंड की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर इतना जोर दिया जाता है, तकनीकी विश्लेषण को कभी कभी ट्रेंड फॉलोइंग कहा जाता है। भाग 4 और 5 में तकनीकें हैं जो ट्रेंड फॉलोइंग होती है। कुछ विश्लेषक इस शब्द से आपत्ति जताते हैं क्योंकि आप हमेशा ट्रेंड का पालन नहीं करते, बल्कि अक्सर ट्रेंड का पूर्वानुमान करते हैं, जैसे कि जब आप मोमेंटम संकेतकों का उपयोग करते हैं। देखें अध्याय 13। तकनीकी विश्लेषण। तकनीकी विश्लेषण सबसे व्यापक शब्द है। ये शब्द सभी तकनीकों को समाहित करता है, लेकिन मूल रूप से तकनीकी विश्लेषण बाजार के सेंटिमेंट को मापने और उसे संख्याओं में व्यक्त करने की कोशिश करता है। तकनीकी विश्लेषण केवल गणित आधारित तकनीकों तक सीमित नहीं है, जैसा कि कुछ लोग सोच सकते हैं। गणित का उपयोग एक आविष्कार और शाप दोनों है। गणित मानव निर्णय और मानव आंख से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, जैसा कि कई ऑप्टिकल भ्रमों ने साबित किया है, लेकिन ये सच नहीं है कि संख्याएं कभी झूठ नहीं बोलती। मूल्य विश्लेषण में संख्याएं हमेशा झूठ बोलती हैं। आपके पास 10 पुष्टि करने वाले संकेतकों के साथ एक पाठ्यपुस्तक परफेक्ट ट्रेंड हो सकता है, और फिर भी यह एक दीवार से टकरा सकता है, वास्तव में बुरी खबर जो एक रात में सिक्योरिटी की कीमत को नष्ट कर देती है। गणित कभी भी इस असुविधाजनक तथ्य को पार नहीं कर सकता कि एक शॉक, जिसे कोई नहीं पूर्वानुमान कर सकता, किसी भी मूल्य ट्रेंड को दबा सकता है। पूंजी पत्रों में बड़े घटनाक्रम जैसे 9/11 को शॉक कहा जाता है। ट्रेंडनेस की परिभाषा और व्यापार नियमों का निर्माण करते समय आपके लाभ को अधिकतम करने और जोखिम को कम करने के प्रयास में ये जोखिम न उठाएं कि आप एक जुनूनी, संख्याओं के साथ खेलने वाले गणितज्ञ बन जाएं। यह न भूलें कि संख्याओं के पीछे और अन्य इंसान होते हैं जो अक्सर अव्यावहारिक तरीकों से व्यवहार करते हैं। तकनीकी विश्लेषण अब तक एक कला है, विज्ञान नहीं, भले ही यह वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करता हो। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, जिसे आल्गो ट्रेडिंग भी कहा जाता है, एक विशिष्ट सेट की स्थितियों का उपयोग करता है जिसमें तकनीकी विश्लेषण संकेतक शामिल होते हैं जो एक व्यापार को ट्रिगर करते हैं। जब कंप्यूटर ये पहचानता है कि सभी शर्तें पूरी हो गई हैं, तो ये स्वचालित रूप से व्यापार आदेश को ब्रोकर को भेज देता है। कंप्यूटर कार्यक्रम मानव मस्तिष्क या अंगूठे से तेज होते हैं, इसलिए व्यापार को जितनी जल्दी हो सके आदेश देना आल्गो ट्रेडिंग का एक लाभ है। कुछ आल्गो ट्रेडिंग कंपनियां डेटा संग्रहण स्थलों के लिए भुगतान करती हैं जो एक्सचेंज डेटा के भौतिक स्थान के करीब कुछ सेकंड होते हैं। शर्तों में दिन का समय, वॉल्यूम और अन्य पैरामीटर के साथ साथ तकनीकी विश्लेषण संकेतक भी शामिल हो सकते हैं। आल्गो ट्रेडिंग तकनीकी विश्लेषण की तरह व्यापार निर्णय से भावना को हटा देता है। अगर आप तकनीकी विश्लेषण में शुरुआती हैं, तो आपको आल्गो ट्रेडिंग की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको कम से कम ये जानना चाहिए कि यह क्या है ताकि आप शब्दजाल समझ सकें और टिप्पणी और प्रचार का मूल्यांकन कर सकें। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग का काम करना समझना। यहां एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग का सारांश है। एक मॉडलर एक सेट संकेतकों का डिजाइन करता है जिन्हें सभी गणितीय रूप से व्यक्त किया गया है, और एक बाय सेल प्रोग्राम तैयार करता है जो व्यापारों को स्वचालित रूप से निष्पादित करता है, जिसमें मूल डिजाइन के बाद कोई मानव भागीदारी नहीं होती। जैसे तकनीकी विश्लेषण में डिजाइन वर्तमान मूल्य व्यवहार पर आधारित होता है जो पिछले मूल्य व्यवहार को दोहराता है। मॉडलर वही संकेतक उपयोग कर रहा है जो आप तकनीकी विश्लेषण में शुरुआत करने के बाद उपयोग करेंगे। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग जब गलत तरीके से किया जाता है तो इसे अमेरिकी स्टॉक बाजारों में अस्थिरता बढ़ाने और कम से कम 2 फ्लैश क्रैश के लिए दोषी ठहराया गया है। फ्लैश क्रैश एक अचानक, अप्रत्याशित, अत्यधिक मूल्य गिरावट होती है जो मिनटों में होती है। 2010 में डाउ ने 36 मिनट में 998.5 अंक गिराए और फिर रिकवर हुआ। जून 2016 में एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग को ब्रेक्जिट वोट के बाद स्टर्लिंग के गिरने के लिए दोषी ठहराया गया। स्टर्लिंग अब तक रिकवर नहीं हुआ है। 2018 में डाउ ने 10 मिनट में 800 अंक गिराए और फिर रिकवर हुआ। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग और रोबोट में अंतर।
एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग मॉडल अक्सर एक रणनीति का उपयोग करते हैं जिसमें कुल आदेश के हिस्सों को विशिष्ट समय अंतरालों पर रखा जाता है ताकि व्यापारी की स्थिति को बाजार से छिपाया जा सके, जैसे कि 10 मिनट के अंतराल पर पूंजी के 20% हिस्से को रखना जब तक कीमत फायदेमंद रूप से बढ़ रही हो। जब मॉडल मूल्य आंदोलन के अंत की पहचान करता है तो एल्गो सिस्टम सभी हिस्सों को एक साथ बेच देगा। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग के लाभ। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। यह मानवीय निर्णय लेने को तत्काल व्यापार निर्णय से बाहर कर देता है। यह बहुत तेज होता है। कंप्यूटर वो काम नैनोसेकंड में कर सकता है जो सामान्य व्यक्ति को कम से कम 1 या 2 मिनट में करना पड़ता है। कई एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग (HFT) होती है, जिसका मतलब है कि व्यापार सेकंडों में अंदर और बाहर होता है। ये भावना के बिना व्यापार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। HFT और एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग का पूर्ववर्ती HFT था, जो अब एल्गो ट्रेडिंग का एक हिस्सा है। HFT कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग की उच्च गति पर आधारित है। इसका मूल्य ये है कि व्यापार में बहुत तेजी से प्रवेश और निकासी की जा सकती है और सामान्यतः बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं जिनमें प्रति व्यापार छोटे लाभ या नुकसान होते हैं। आप एक स्टॉक को 1 पैसे के लाभ के लिए नहीं खरीदेंगे और बेचेंगे, लेकिन अगर आप यह $1 मिलियन के साथ कर रहे हैं और प्रतिदिन दर्जनों बार कर रहे हैं, तो यदि आप इसे सही करते हैं तो आप सैकड़ों हजारों बना सकते हैं। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग और रोबोट। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग और रोबोट के बीच कोई अंतर नहीं है। एक रोबोट वही कार्य करता है, एक परिभाषित सेट की शर्तों को ढूंढना जो लाभ देने की उम्मीद होती है और बिना किसी मानवीय क्रियावली के ब्रोकर के पास आदेश भेजना। कई ब्रोकर आपके खुद के एल्गो सिस्टम डिजाइन करने की क्षमता प्रदान करते हैं, हालांकि लेन देन शुल्क उच्च हो सकते हैं। वे विशेष एल्गो बिल्डिंग सॉफ्टवेयर और एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जो स्वचालित ट्रेड्स की अनुमति देता है। स्वचालन गति की कुंजी है, लेकिन आप ऐसे कार्यक्रम भी पा सकते हैं जो व्यापार को लगाने से पहले मैन्युअल स्वीकृति की आवश्यकता होती है। आप एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग के सूत्र ऑनलाइन खरीद सकते हैं, या आप कई विभिन्न विक्रेताओं से ब्लैक बॉक्स एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम भी खरीद सकते हैं जिसमें ब्रोकर शामिल हैं। इन्हें ब्लैक बॉक्स कहा जाता है क्योंकि जो संकेतक ट्रेड को निर्देशित करते हैं वे सामान्यतः एक रहस्य होते हैं। एक प्रवेश के लिए व्यापार नियम कुछ इस तरह सरल हो सकते हैं। अगर खुले से पहले दिन का बंद उच्च है तो खरीदें। कुछ निश्चित रूप से कहीं अधिक जटिल होते हैं। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग का AI में रूपांतरण। जब एक एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग सिस्टम में सोचने की क्षमता, जिसे मशीन लर्निंग कहा जाता है, आती है तो यह AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन जाता है। इसका सार इस बात में निहित है कि कंप्यूटर प्रोग्राम अपने प्रदर्शन के कुछ पहलुओं को फीडबैक के आधार पर संशोधित करने में सक्षम होता है। मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है जो हमेशा एक सुरक्षा को खरीदता है जब इसकी कीमत X% गिर जाती है। इस अवलोकन के आधार पर कि X% की गिरावट कई अवसरों पर कीमत के इतिहास में एक सामान्य निचला बिंदु होती है। लेकिन अब बाजार की उतार चढ़ाव अधिक है, कीमतें तेजी से दिशा बदल रही हैं और छोटे आंदोलनों के बाद बदल रही हैं। प्रोग्राम इन छोटे आंदोलनों को रिकॉर्ड करता है और बिना किसी मानवीय निर्णय के खरीदने के नियम को 15% पर बदल देता है। न्यूनतम यह है कि AI एक तकनीकी ट्रेडिंग सिस्टम को अधिक अनुकूलित बनाता है और इसे मानव से कहीं अधिक तेजी से करता है। AI की अधिक जटिलता। AI की एक और अधिक जटिल कहानी तब होगी जब मशीन कई गैर मूल्य कारकों का अवलोकन कर सके, जैसे उस सुरक्षा से संबंधित समग्र सूचकांक, आर्थिक डेटा या समाचार घटनाएं जैसे केंद्रीय बैंक की नीतियों में बदलाव, और इसे एक सुरक्षा की कीमत में बदलाव का अनुकरण कर सके, जो एक झनकार में कई मॉक परीक्षणों के रूप में होगा, नैनोसेकंड में। यह इन घटनाओं की संभावना और उन घटनाओं के संयोजन को मूल्य प्रभावक के रूप में गणना करता है। जैसे ही वास्तविक जानकारी उपलब्ध होती है, जैसे कोई आर्थिक डेटा रिलीज, प्रोग्राम नया जानकारी प्राप्त करता है और उसके अज्ञात प्रभाव को अगले दौर के मॉक परीक्षण में इनपुट के रूप में शामिल करता है। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, संभावना के नियमों के अनुसार जितने अधिक परीक्षण आप कर सकते हैं, आपकी भविष्यवाणी उतनी ही अधिक विश्वसनीय होती है। AI का विकास और आवेदन। ये प्रकार का AI अब चिकित्सा निदान और उपचार, साथ ही अन्य क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें तूफान के पूर्वानुमान में सुधार भी शामिल है। अब चेहरे की पहचान, स्वनिर्देशित वाहन, एप्पल का सिरी और गूगल का अलेक्सा,
और ऐसे थर्मोस्टेट्स मौजूद हैं जो आपके आदतों को ट्रैक करके आपके घर का तापमान समायोजित करते हैं। तकनीकी विश्लेषण में एआई का भविष्य। ये प्रकार का एआई एक दिन तकनीकी विश्लेषण की असली ऊंचाई बन जाएगा। ये संभव है कि कुछ फंड मैनेजर पहले ही वहां पहुंच चुके हैं या करीब करीब पहुंच चुके हैं। कई बड़े फंड मैनेजरों ने एल्गो सिस्टम डिजाइन किए हैं ताकि उनके अपने विचारों को गणितीय रूप में व्यक्त किया जा सके और उसे प्रोग्राम किया जा सके। लेकिन तकनीकी विश्लेषण से परे जाकर 2019 की शुरुआत में यूएस इक्विटी बाजार में जेपी मॉर्गन ने अनुमान लगाया था कि विभिन्न क्वांट रणनीतियां कम से कम $1 और 50 सेंट ट्रिलियन का प्रबंधन करती हैं। एक और डरावना विचार जेपी मॉर्गन का यह है कि पारंपरिक गैर क्वांट निवेशक यूएस इक्विटी ट्रेडिंग का केवल 10% हिस्सा होते हैं। एआई के सीमाएं। लेकिन ध्यान दें कि किसी ने एक मानव को पहले स्थान पर फीडबैक प्रोटोकॉल डिजाइन करना होता है। एक शोधकर्ता ये पता लगा सकता है कि केंद्रीय बैंक की दर निर्णय किसी स्टॉक, बॉन्ड या मुद्रा की कीमत को X% मौकों पर प्रभावित करता है और Y% की हलचल उत्पन्न करता है। लेकिन यदि आपको किसी ट्रिगर घटना के बिना Y% की मूल्य परिवर्तन प्राप्त होती है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम यह नहीं समझ पाता कि कारण को कहां देखा जाए ताकि इसे अगले संस्करण में शामिल किया जा सके। प्रोग्राम हमेशा ऐसा कोई डेटा इवेंट ढूंढने की कोशिश कर सकता है जो संबद्ध और संभावित कारणात्मक, लेकिन प्रोग्राम यह नहीं जान पाएगा कि डेटा इवेंट समझ में आता है या नहीं। आप अंततः माराकेच में संतरों की कीमत को एक खरीद संकेत के लिए IBM का निर्धारण तत्व बना सकते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम शतरंज में एक मानव को हरा सकता है, लेकिन यह पहले स्थान पर शतरंज को आविष्कार नहीं कर सकता। बात यह है कि जबकि तकनीकी विश्लेषण का उपयोग आपको एक क्वांट गणनात्मक व छोटी विश्लेषक के रूप में योग्य बनाता है, सभी क्वांट तकनीकी विश्लेषक नहीं होते। तकनीकी विश्लेषण क्यों काम करता है और क्या गलत हो सकता है? तकनीकी विश्लेषण इसलिए काम करता है क्योंकि मनुष्य एक ही उत्तेजना के प्रति बार बार एक ही तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। जब किसी का हाथ बहुत गर्म पानी में लगता है तो हर कोई कूदकर आउच चिल्लाता है। लोग यह 1000 ईसा पूर्व में करते थे और आज भी यही करते हैं। बाजार की भावना को मापने में इतिहास खुद को दोहराता है। 1989 के स्टॉक मार्केट क्रैश और 2018 के क्रैश में व्यापारियों ने वही प्रतिक्रिया दी जो 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश में दी थी। सभी मामलों में बाजार के खिलाड़ी दोनों फ्लाइट और फाइट प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं, जो एक डरावने घटना के प्रति क्लासिक प्रतिक्रिया है। ये सच है कि तकनीकी विश्लेषण वैज्ञानिक माप का उपयोग करता है ताकि एक अनवैज्ञानिक वस्तु यानी बाजार को मापा जा सके। मानव व्यवहार दोहराता है, लेकिन यह वास्तविक ठोस वस्तुओं जैसे धातु या पानी के रूप में ज्ञात और सटीक सीमा में नहीं होता। कई संकेतकों में यह निहित निर्देश होता है कि क्या करना है, सुरक्षा को खरीदें या बेचें, लेकिन कोई भी संकेतक ये नहीं बताएगा कि इस एकल व्यापार में कितना पैसा लगाया जाए या यदि आपका संकेतक और इसलिए आपकी भविष्यवाणी गलत हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। हाँ, संकेतकों के सही होने की संभावना अधिक होती है, लेकिन उच्च होने का मतलब 100% निश्चितता नहीं होता। इसका मतलब है कि जब संकेतक गलत होते हैं तो नुकसान का कुछ जोखिम होता है, और संकेतक कुछ प्रतिशत समय में गलत हो सकते हैं और आपको एक व्यापार रणनीति की आवश्यकता होती है जो आपको किसी भी उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने में मार्गदर्शन करे। अंतिम रणनीति यह है कि एक विक्रय मूल्य सेट करें जो उस सबसे बुरे नुकसान को शामिल करता है जिसे आप सहन करने के लिए तैयार हैं। कुछ तकनीकी विश्लेषक अच्छे संकेतक होते हैं लेकिन जोखिम का सही तरीके से प्रबंधन नहीं करते, यानी उनके पास जितना पूंजी है और वे मानसिक और वित्तीय रूप से कितना नुकसान सहन कर सकते हैं, उसके अनुरूप नहीं। सभी सुरक्षा व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ता है और तकनीकी विश्लेषण इसका अपवाद नहीं है। तकनीकी विश्लेषण का वित्तीय उद्योग में मुख्य योगदान यह है कि यह आपको हर व्यापार के संभावित लाभ और हानि को सीधे सीधे सामना करने के लिए मजबूर करता है, यानी लाभ और हानि को एक गैर भावनात्मक तार्किक तरीके से मापता है। नए नियम सेट करना। ये पूर्वधारणा को हटाएं कि क्योंकि तकनीकी विश्लेषण एक सक्रिय व्यापार शैली का हिस्सा है या कम से कम खरीद और होल्ड से अधिक सक्रिय है, आप अधिक जोखिम उठाने जा रहे हैं। वास्तव में ठीक इसका उल्टा सच है, क्योंकि आप हमेशा पहले से जानते हैं कि आप कब और कहां बेचेंगे। आप हमेशा जानते हैं कि खरीदने से पहले आपका लाभ या हानि क्या होगी। उदाहरण के लिए, 1 घंटे के व्यापार को करना उस स्थिति से स्वाभाविक रूप से कम जोखिमपूर्ण है जहां आप एक सुरक्षा को अनिश्चितकाल तक बनाए रखते हैं बिना किसी निकासी योजना के।
निकासी योजना का अस्तित्व ही जोखिम को परिभाषित करता है और सीमित करता है। निकासी योजना कहां से आती है? वे संकेतक जिन्हें आप चुनते हैं, और आप संकेतकों को आंशिक रूप से इस आधार पर चुनते हैं कि वे वास्तविक समय के व्यापार में कितनी लाभ और हानि ला सकते हैं। आप अपनी निकासी को डॉलर की मात्रा पर भी आधारित कर सकते हैं, चाहे वह एक कठोर संख्या हो, $200 और न एक पैसा अधिक, या प्रति व्यापार पूंजी हिस्से का प्रतिशत। या आप विधियों को मिला सकते हैं, हमेशा $200 की हानि पर स्थिति से बाहर निकलना, लेकिन तब तक लाभ को संचय करने देना जब तक कोई संकेतक आपको न बता दे कि पार्टी खत्म हो गई है। 1 घंटे का व्यापार जोखिम प्रबंधन को शामिल करता है, जबकि एक सुरक्षा को बिना किसी अंत के बनाए रखना और किसी काल्पनिक मूल्य पर रखना 100% जोखिम लेने जैसा है। वह मूल्यवान सुरक्षा जल्दी से गिर सकती है और शून्य तक जा सकती है। एनरॉन, वर्ल्डकॉम, लेहमन ब्रदर्स या बियर स्टर्न्स के बारे में सोचें, सभी विफल कंपनियां जिनकी स्टॉक कीमत शून्य तक चली गई। भले ही विशेषज्ञों ने कहा कि ये नाम आखिरी समय तक खरीदारी के अवसर थे। 2019 की शुरुआत में वॉरेन बफे ने अपनी एक उच्च मूल्य वाली ब्रांड कंपनी क्राफ्ट हैंज में $3 बिलियन की तिमाही हानि की सूचना दी, जिसकी कीमत फरवरी 2017 में $96 और 65 सेंट से फरवरी 2019 तक गिरकर $34 और 95 सेंट हो गई। लगभग 2/3 नुकसान हुआ। शायद स्टॉक रिकवर होगा और शायद नहीं, लेकिन कोई तकनीकी विश्लेषक इतना बड़ा नुकसान स्वीकार नहीं करेगा और इससे पहले बाहर निकल जाएगा। बिक्री से प्राप्त पैसे का उपयोग किसी ऐसे वस्तु में व्यापार निवेश करने के लिए करेगा जो ऊपर जा रही हो, न कि नीचे। हानियों को नियंत्रित करना और लाभ की रक्षा करना। हानियों को रोकना और नियंत्रित करना लगभग हर तकनीकी व्यापारी के लिए सीधी लाभ की तलाश से अधिक महत्वपूर्ण है। तकनीकी विश्लेषण की दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से मूल्य निवेश दृष्टिकोण से अधिक जोखिम प्रवण है। तकनीकी विश्लेषण को अपनाना एक ऐसी सोच को अपनाना है जो हमेशा जोखिम के प्रति संवेदनशील रहती है। तकनीकी व्यापार का मतलब है एक योजना के साथ व्यापार करना जो हर व्यापार के संभावित लाभ और हानि को पहले से पहचानता है। तकनीकी व्यापारी कीमतों के विकास से निपटने के लिए नियम तैयार करते हैं ताकि वे योजना को साकार कर सकें। वास्तव में, आप अपने तकनीकी उपकरणों का चयन विशेष रूप से इस उद्देश्य से करते हैं कि वे आपके व्यापार शैली और जोखिम के प्रति संवेदनशीलता के साथ मेल खाएं। नियमों का उपयोग करना। व्यापार में स्थायी सफलता की कुंजी नियमों का पालन करना है। कोई भी 1 या 2 बार भाग्यशाली हो सकता है। लगातार लाभ कमाने के लिए यह आवश्यक है कि आप न केवल व्यापार के अवसर की पहचान करें, बल्कि आप अपने सुरक्षा की मालिकाना अवधि के दौरान व्यापार के जोखिम को भी प्रबंधित करें। आप इसे खरीदकर और भूलकर नहीं रख सकते। तकनीकी विश्लेषण का मानसिकता लगातार इस बात से अवगत रहती है कि हानि को कवर करने के लिए आवश्यक लाभ सबसे खराब तरीके से बढ़ता है, जैसा कि तालिका 1-1 में दर्शाया गया है। आप कैसे जान सकते हैं कि एक विशिष्ट व्यापार, मान लीजिए 20% की हानि में बदल सकता है? हालांकि आप किसी भी व्यापार के परिणाम को 100% निश्चितता के साथ नहीं जान सकते, लेकिन आप 100% निश्चितता के साथ यह जान सकते हैं कि आप कितनी हानि उठा सकते हैं। इसका कारण यह है कि आप खरीदारी करते समय ही एक सबसे खराब केस हानि सीमा सेट करेंगे। सबसे खराब केस निकासी मूल्य आमतौर पर आपकी अपनी डॉलर राशि द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे कि व्यापार में पूंजी हिस्से का X%। आप एक लाभ लक्ष्य उसी समय सेट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। पहले से अपेक्षित लाभ और हानि को जानना तकनीकी मानसिकता की केंद्रीय विशेषता है, जिसे व्यापार को प्रबंधित करने के रूप में संदर्भित किया जाता है। अध्याय 5 देखें। तकनीकी विश्लेषण को खराब छवि क्यों मिलती है? तकनीकी विश्लेषण काम करता है क्योंकि लोग समान परिस्थितियों में लगातार व्यवहारों को दोहराते हैं। उदाहरण के लिए, मैंने अध्याय 10 में कहा है कि समर्थन और प्रतिरोध रेखाएं एक प्रवृत्ति की सीमाओं की पहचान करने के लिए एक सरल और प्रभावी तरीका है, और जब कोई मूल्य एक समर्थन या प्रतिरोध रेखा को तोड़ता है, तो उसे एक ब्रेकआउट कहा जाता है। ब्रेकआउट एक शक्तिशाली अवधारणा है और इसका उपयोग अन्य कई संकेतकों के साथ साथ समर्थन और प्रतिरोध में भी किया जाता है। ब्रेकआउट को इतनी अधिक ध्यान क्यों मिलता है? क्योंकि दशकों से विश्लेषक कीमतों का पालन करते हुए ब्रेकआउट ने कई बार प्रवृत्ति के अंत का विश्वसनीय संकेत दिया है। ब्रेकआउट की अवधारणा। हालांकि ब्रेकआउट शब्द शक्तिशाली है, यह हमेशा सही नहीं होता। आप ऐसी स्थितियों का सामना करेंगे जहां ब्रेकआउट को मान्यता नहीं मिलती है और मूल्य पहले की दिशा में वापस लौट आता है।
संक्षेप में, कुछ ब्रेकआउट गलत होते हैं, ये आपको गलत निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं। नई तकनीकी व्यापारियों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलती। नई तकनीकी व्यापारियों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलती यह है कि वे तकनीकी विधियों को अत्यधिक विश्वसनीयता और सटीकता देते हैं। मैं इस मुद्दे पर अध्याय 3 में बात करता हूं। अनुभवी तकनीकी व्यापारी जानते हैं कि कोई भी तकनीक हमेशा काम नहीं करती। वास्तव में, कई तकनीकें केवल तब काम करती हैं जब बाजार के अधिकांश प्रतिभागी मानते हैं कि ये काम करेगी, जिससे एक आत्मपूर्ण भविष्यवाणी बन जाती है। आपको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि सिद्धांत वैध है या नहीं। आपका उद्देश्य पैसा बनाना है, न कि वैज्ञानिक रूप से शुद्ध होना। तकनीकी विश्लेषण की वास्तविकता को समझना। ये समझना कि कोई तकनीक हमेशा काम नहीं करती, आपको आलोचकों द्वारा उठाए गए संदेहों को पार करने में मदद करता है, जो कहते हैं कि जब तकनीकें 100% विश्वसनीय नहीं होती, तो तकनीकी विश्लेषण का पूरा क्षेत्र नकारात्मक होता है। ये कि कोई विधि हमेशा काम नहीं करती, इसे मूल्यांकन करने का सही मापदंड नहीं है। बस इसलिए कि मौसम विज्ञानी 50% समय गलत होते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जब वह अगले घंटे में तीव्र तूफान का अनुमान लगा रहे हो, तो आपको अपनी सेसना उड़ानी चाहिए। वित्तीय बाजारों में विश्लेषणात्मक विधि का मूल्य। वित्तीय बाजारों में एक विश्लेषणात्मक विधि का मूल्य इस पर निर्भर करता है कि क्या यह आपको लगातार यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि आप जितना खोते हैं उससे ज्यादा कमाते हैं। ध्यान दें कि इस कथन में 2 घटक हैं, विधि और आप। चर ही वो कारण है कि क्यों 2 व्यापारी, चाहे वे नवागंतुक हों या अनुभवी, एक ही विधि का उपयोग करते हुए बहुत अलग परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बाजार को हराना कठिन कार्य है। हर दिन दुनिया भर में सैकड़ों हजारों व्यापारी बाजार को हराते हैं। बाजार को हराना का मतलब है कि उस बाजार में बेंचमार्क से अधिक रिटर्न प्राप्त करना, जैसे कि डॉव इंडस्ट्रियल एवरेज में शामिल एक स्टॉक का व्यापार करके डॉव इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स से अधिक लाभ कमाना। बाजार को हराना का मतलब ये भी हो सकता है कि एक जोखिम रहित निवेश, जो सामान्यतः 3 महीने की अमेरिकी ट्रेजरी बिल के रूप में परिभाषित होता है, से अधिक रिटर्न प्राप्त करना। तकनीकी विश्लेषण और बाजार को हराना। तकनीकी विश्लेषण असाधारण लाभ बनाने के बारे में है, बाजार को हराना, और अगर आप सोचते हैं कि यह संभव नहीं है, तो आपने सही से नहीं देखा है। कई लोग बाजार को हराने की कोशिश करते हैं और असफल होते हैं। 1990 के दशक के बेवकूफ डे ट्रेडर्स की कहानी पर विचार करें, जिन्होंने खुद को ये सोचकर धोखा दिया कि उनके पास व्यापार के रहस्य हैं, जबकि उनके पास केवल एक शानदार बेल बाजार था। कुछ बच गए क्योंकि उन्होंने अपने व्यापार तकनीकों को बदलते बाजार के अनुसार ढाला। अच्छा व्यापार करना एक कौशल है जिसे प्रशिक्षण, अभ्यास और गलतियों से लाभ उठाकर सीखा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी अन्य व्यापार में। आप बिना ये जाने रेस्टोरेंट खोलने की सोचेंगे कि खाना कैसे बनाना है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि वे सुरक्षा का व्यापार कर सकते हैं बिना यह समझे कि कीमतें क्यों और कैसे बदलती हैं। किसी भी कौशल में निपुणता के लिए 10,000 घंटे की प्रैक्टिस की आवश्यकता। वर्तमान सोच के अनुसार किसी भी प्रयास में निपुणता प्राप्त करने के लिए 10,000 घंटे की प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, और व्यापार, ट्रेडिंग भी किसी अन्य कौशल से अलग नहीं है। आप शायद निराश हो सकते हैं ये जानकर कि तकनीकी विश्लेषण, टेक्निकल एनालिसिस, एक ऐसा मार्ग नहीं प्रस्तुत करता जो बाजार की समझ के लिए एक समान और संपूर्ण मार्गदर्शन हो। आपको लगेगा कि 100 वर्षों के विकास के बाद व्यापारियों के पास एक नियम पुस्तक होगी जिसमें एक ही कदम और प्रक्रिया होंगी, और जिसमें 10,000 घंटे से कहीं कम समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति यह नहीं बता सकता कि एक विशेष मूल्य स्थिति, प्राइस सिचुएशन, पर व्यापार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। प्रत्येक व्यापारी किसी विशेष चार्ट पर विभिन्न स्तरों का जोखिम देखता है, एक सेट संकेतकों, इंडिकेटर्स, को दूसरे पर पसंद करता है, और उस पूंजी के मुकाबले लाभ या हानि लेने की एक विशेष सीमा रखता है। सिद्धांत रूप में आप कह सकते हैं कि सबसे अच्छा तरीका वह है जो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, लेकिन यह व्यापारी, उसकी व्यक्तित्व, लक्ष्य और अनुभव, और उसके पास कितना पैसा जोखिम में डालने के लिए है, को ध्यान में नहीं रखता। व्यक्तिगत जोखिम प्रोफाइल के साथ तकनीकी विधियों को मिश्रित करना। व्यक्तिगत जोखिम प्रोफाइल के साथ तकनीकी विधियों को मिश्रित करना एक दिन का काम नहीं है। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है जिसमें कुछ आत्मविश्लेषण की आवश्यकता होती है,
इस प्रक्रिया को प्रबंधनीय रखने के लिए अपने निष्कर्षों को उन चीजों तक सीमित रखें जो आप देख सकते हैं और सत्यापित कर सकते हैं। यह एक अनुभवात्मक दृष्टिकोण एम्पिरिकल अप्रोच है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आप जादुई संख्याओं पर विश्वास करने वाले एक सेट तकनीकी व्यापारियों के बारे में पढ़कर यह निष्कर्ष न निकालें कि सभी तकनीकी विश्लेषण में जादुई संख्याएं शामिल होती हैं। यह ऐसा नहीं है। ये चौंकाने वाली बात है कि कितने अन्यथा समझदार लोग तकनीकी विश्लेषण को इस तरीके से गलत समझते हैं। एक अधूरी समझ के आधार पर कई आलोचक एक तकनीकी विचार लेते हैं, उसे अपनी व्यक्तिगत जोखिम प्रोफाइल के साथ जोड़ने में असफल होते हैं और फिर अपनी हानियों के लिए समग्र तकनीकी विश्लेषण को दोषी ठहराते हैं। वास्तविक रूप से यादृच्छिक एक बार होने वाली घटनाएं, शॉक्स। जब दुनिया एक बार होने वाली घटनाएं प्रस्तुत करती है, जैसे कि 9/11, तो तकनीकी विश्लेषण किसी काम का नहीं होता। आपके चार्ट के समय सीमा के आधार पर आपको वास्तविक और काल्पनिक घटनाओं पर मूल्य गिरने के कारण झूठे विक्रय संकेत मिल सकते हैं। निष्पक्ष रूप से कहें तो मौलिक विश्लेषण फंडामेंटल एनालिसिस भी किसी काम का नहीं होता। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। मई 2010 में डॉव 1000 अंक गिरा, जिसे उच्च आवृत्ति एल्गोरिथमिक व्यापारियों हाई फ्रीक्वेंसी एल्गोरिथमिक ट्रेडर्स से जोड़ा गया। एक्सचेंजों टोक्यो, लंदन, फ्रैंकफर्ट और न्यूयॉर्क में को डेटा समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें डेटा विलंबित था या गायब था या एक्सचेंज बंद था। डेटा समस्याओं का एक उपसमूह नई नियमों का था जो सामान्यतः अस्थायी होते हैं, जैसे कि कुछ स्टॉक्स जैसे बैंक की शॉर्टिंग पर प्रतिबंध लगाना। शंघाई स्टॉक इंडेक्स जुलाई 2019 में एक ही दिन में 5% गिरा और वैश्विक शेयर सूचकांकों में गिरावट की शुरुआत की। अप्रैल 2013 में एसोसिएटेड प्रेस का ट्विटर फीड हैक हो गया, जिसमें यह संदेश था कि व्हाइट हाउस पर बमबारी हो गई थी। इसके कारण डॉव में 100 अंकों की गिरावट आई। फरवरी 2018 तक S&P 1 जनवरी से 10% नीचे था और दिसंबर तक हानियां एक दशक से अधिक समय में सबसे अधिक थी। हालांकि अर्थव्यवस्था ने एक दशक में सबसे अच्छा विकास दर्ज किया था। ऑर्डर ढूंढना। अक्सर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा की कीमतें कैसे विकसित होती हैं, भले ही वे अनंत प्रकार की संरचनाओं में विकसित होती हैं। तकनीकी व्यापारी उस आदेश को बाजार की भावना के झूलों से जोड़ते हैं। कीमतें इसलिए पैटर्न बनाती हैं क्योंकि बाजार में व्यापारी नियमित और पुनरावृत्त तरीके से व्यवहार करते हैं। आप कीमतों की पहचान कर सकते हैं, माप सकते हैं और प्रक्षिप्त पूर्वानुमान कर सकते हैं क्योंकि आप मानव व्यवहार की पहचान, माप और प्रक्षिप्त पूर्वानुमान कर सकते हैं। अधिकांश लोग इसे केवल अधूरी तरह से कर सकते हैं, लेकिन आप और मैं दोनों इसे कर सकते हैं। संभवतः तकनीकी विश्लेषण का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि 1900 के दशक से मूल्य व्यवहार के बारे में विचार और अंतर्दृष्टियां आज भी उतनी ही ताजगी और मूल्यवान हैं जितनी तब थी। तकनीकी विश्लेषण कभी भी एक विचार को त्यागता नहीं है, ये बस कीमतों के उतार चढ़ाव को पकड़ने के अधिक कुशल तरीके खोजता है। पीसी के आगमन के बाद तकनीकी विश्लेषण अधिक गणितीय दृष्टिकोण से जुड़ा है, लेकिन तकनीकी विश्लेषण का सार अभी भी वही है, जो कीमतों को हिलाने वाला अंतर्निहित मानव व्यवहार को समझना है। विश्लेषकों को क्या निश्चित रूप से पता है? कोई भी तकनीक हमेशा काम नहीं करती। कोई भी तकनीक हर सुरक्षा पर काम नहीं करती। कुछ रहस्यमयी हो रहा है जिसे व्यापारी अभी तक नहीं समझ पाए हैं। एक प्रसिद्ध व्यापारी बर्नार्ड बैरूच ने कहा था, क्या आपने कभी किसी जंगल में एक शांत धूप वाले दिन उड़ते हुए मच्छरों का झुंड देखा है? हजारों मच्छर जो एक सूर्य के किरण में अपैरेंट मौन स्थिर हल्के से दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि पूरा झुंड, प्रत्येक मच्छर शायद सभी दूसरों से दूरी बनाए रखते हुए अचानक 3 फीट की दूरी पर एक तरफ या दूसरी तरफ चला गया? क्या कारण था जो उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया? एक हल्की हवा? मैंने कहा था कि एक शांत दिन था, लेकिन याद कीजिए, क्या आपने कभी देखा कि वे वापस उसी सामूहिकता में उसी तरह से लौटे? तो फिर उन्हें ऐसा करने के लिए क्या प्रेरित किया? उद्धरण चिन्ह। ये घटना वही है जिसे तकनीकी विश्लेषण समझने की कोशिश करता है। शुरू करने के लिए आपको क्या चाहिए? अगर आप पहले से ट्रेडिंग की बुनियादी बातें नहीं जानते, तो इस किताब से अधिकतम लाभ उठाने के लिए आपको कुछ चीजें सीखनी होंगी, जैसे कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज क्या है, एक्सचेंज के घंटे क्या होते हैं, आफ्टर आवर्स में क्या ट्रेड होता है, ब्रोकर्स क्या करते हैं और क्या नहीं करते, ट्रेडिंग कन्वेंशन जैसे बिड और ऑफर
और ऑर्डर प्रकार, एक ब्रोकर स्टेटमेंट को कैसे पढ़ें, और हाँ, आप कौन सी सिक्योरिटीज ट्रेड करना चाहते हैं। इसके बाद आपको सचमुच केवल एक समाचार पत्र या वेबसाइट की जरूरत है जो सिक्योरिटीज की कीमतें प्रकाशित करती हो, एक ग्राफ पेपर की शीट और एक पेंसिल। इनसे ही दौलत बनाई जा चुकी है। लेकिन आजकल एक कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन और कम से कम एक सॉफ्टवेयर जो आपको डेटा इकट्ठा करने और चार्ट बनाने की अनुमति देता है, ये मानक उपकरण है। आप सीधे ब्रोकर्स और तकनीकी विश्लेषण वेबसाइटों पर भी चार्टिंग कर सकते हैं बिना सॉफ्टवेयर खरीदे। अपने तकनीकी विश्लेषण टूल बेल्ट में उपकरणों को लेकर कंजूसी न करें। आपको जो डेटा, किताबें, पत्रिकाएं और सॉफ्टवेयर चाहिए, वह खरीदें। सेमिनार और ट्रेडिंग कोचों के लिए पैसा खर्च करने में सावधान रहें, जिनमें से अधिकांश महंगे होते हैं और केवल कुछ पसंदीदा विचारों को बढ़ावा देते हैं, जिन्हें किताबों और ऑनलाइन स्रोतों में कहीं सस्ते तरीके से खोजा जा सकता है। विशिष्ट शब्दों के लिए इंटरनेट पर खोजें और आप अक्सर खुद को www.stockcharts.com पर पाएंगे, जो एक समझदार और उचित वेबसाइट है। आप एक कैंप स्टोव पर 3 अंडों और एक तुलसी के पत्ते से कोर्डन ब्लू डिनर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो बाजार में मनी बनाने के लिए अपर्याप्त उपकरणों का उपयोग करने की कोशिश न करें। जब आप अपने तकनीकी ज्ञान को परीक्षण के लिए बाहर ले जाने के लिए तैयार हों, तो आपकी पहली जिम्मेदारी अपने व्यापार में लगाए गए प्रारंभिक पूंजी को वापस कमाना है, जो तकनीकी ट्रेडिंग का व्यापार है। प्रत्येक उद्योग की तरह तकनीकी विश्लेषण में भी कुछ पागल लोग, विचारधारा वाले, घोटालेबाज और धोखेबाज होते हैं। सावधान रहें। इस अध्याय का ये भाग यहीं समाप्त होता है। हमने इसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने का पूरा प्रयास किया है। इस पुस्तक का अगला भाग जल्द ही आपके लिए उपलब्ध होगा। इसमें हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे और आपको और भी रोचक और उपयोगी जानकारियां प्रदान करेंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप इस पुस्तक के अगले भाग को मिस न करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और बेहतर कंटेंट और इस पुस्तक के अगले हिस्से को तैयार करने की प्रेरणा मिलती है। जल्द ही मिलते हैं अगले भाग में। तब तक पढ़ते रहें और सीखते रहें।